शुभ दिनम। इससे पहले हमने पढ़ा था पहला और दूसरा पैराग्राफ, जिसमें हमने पढ़ा था नेहरू जी किसानों से अपने देश और उसकी स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया करते थे। वह उन्हें बताते थे कि पूरा देश अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी एक है। और हमने पढ़ा था कि वे गुलामी से छुटकारा पाने की समस्या से किसानों को अवगत कराते थे। और पढ़ा था उन्हें अपनी समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार कैसे किया उनने। तो इत्यादि बातें हमने पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे इसी पाठ का तीसरा पैराग्राफ। तो आइए पढ़ते हैं। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता। तब्दीलियां क्या हैं? परिवर्तन। तो अचरज भरी तब्दीलियों का अर्थ क्या है? आश्चर्य से भरे हुए परिवर्तन, जो आश्चर्यजनक परिवर्तन थे कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसे मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। तो इस पैराग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि उनने पुराने महाकाव्यों का महत्व भी बताया है, पुराणों की कथा और कहानियों का महत्व भी बता रखा है। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आप लोग ध्यान से सुनेंगे और तैयार करेंगे उनके उत्तरों को। पहला प्रश्न है, नेहरू जी किस काम को आसान नहीं समझते थे परंतु वह आसानी से हो गया? तो नेहरू जी कौन सा काम ऐसा था कि जिसे आसान नहीं समझते थे परंतु वह आसानी से हो गया? कठिनता नहीं आई उसको करने में, परेशानियां नहीं आई। तो इसका आंसर क्या होगा? नेहरू जी के लिए अनपढ़ किसानों को पूरे देश और पूरे विश्व के बारे में समझाना आसान काम नहीं था। कारण क्या था इसका? उनकी सोच गांव, जिले या प्रांत तक ही सीमित थी, परंतु उन्होंने अपने देश के महाकाव्यों और पुराणों में विभिन्न कथा कहानियां सुन रखी थी। उनमें पूरे देश का वर्णन आता था। यही कारण था कि वे पूरे देश की बातें आसानी से समझ गए। कुछ ग्रामीणों ने तीर्थ यात्राएं भी की हुई थी। तीर्थ चारों कोनों में फैले हुए हैं, इस कारण भी उन्हें पूरे देश के बारे में उनकी बातें समझने में कठिनाई नहीं आई। तो एक प्रश्न और बनता है इसमें, भारतवासी पूरे देश की बातें कैसे समझ पाते थे? तो भारतवासी पूरे देश की बातें कैसे समझ पाते थे? कैसे समझ पाते थे वो? अपने देश में रचे महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत इत्यादि से वे लोग क्या थे? परिचित थे, जानते थे। परिचित का मतलब क्या है? जानते थे। वे पुराणों का ज्ञान भी रखते थे। इन ग्रंथों में देश के विभिन्न स्थानों के नाम थे। इस प्रकार से वे पूरे भारत को पहले से ही जानते थे। कुछ एक देशवासी विभिन्न धर्म स्थलों की यात्रा कर चुके थे। वे देश के चारों कोनों पर स्थित चारों धामों से भी परिचित थे। उनके इसी ज्ञान के कारण उन्हें पूरे देश के बारे में नेहरू जी जो बातें समझाना चाहते थे वह सब कुछ आसानी से उनकी समझ में आ जाता था, क्योंकि जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे उनने पहले से ही वेद पुराणों में या किस्से कहानियों के माध्यम से उन बातों को, भारत के बारे में पहले से सुना या पढ़ा था। तो अगला प्रश्न बनता है इसी पैराग्राफ से, किसानों को पूरे विश्व की बातें समझाने में किन अनुभवों ने सहयोग दिया? क्या अनुभव थे उनके जिनसे उन्हें क्या हुआ? बातों को समझने में मदद मिली। तो इसका आंसर क्या होगा? किसानों को पूरे विश्व की बातें समझाने में
निम्न बातों ने सहयोग दिया था। कुछ सिपाहियों ने विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों की यात्राएं की थी। कुछ ने तो युद्ध के समय विदेशों में नौकरियां भी की थी। तो क्या है इसमें पहली बात, जो कुछ सिपाही थे उनने जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान यात्राएं की थी, और कुछ विश्व युद्ध के समय विदेशों में नौकरियां भी करते थे। तो किसान सन 1930 ईस्वी के बाद आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी क्या है, पैसे की कमी, आर्थिक कमी। तो उससे भी वो परिचित थे। अचानक से गरीबी आ गई थी, अचानक से भूखमरी आ गई थी विश्व में, तो आर्थिक मंदी आ गई थी, तो वो किसान उससे भी परिचित थे। तो आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे के साथ जोर से किया जाता था। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे जलसे शब्द आया है, इससे पहले भी आया था ये शब्द। जलसे का मतलब है सभा, जनसभा, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जिसे हम आम भाषा में आज मीटिंग बोलते हैं। मीटिंग है आज, ठीक है। तो जलसे का मतलब भी वही मीटिंग है, आम सभा, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं जहाँ, तो इसे जलसा कहा जाता है। तो जब नेहरू जी कहीं जलसे में पहुँचते तो उनका स्वागत कैसे होता था, भारत माता की जय इस नारे के साथ जोर के से किया जाता था। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। तो वो लोगों से क्या पूछ बैठते थे, क्यों बोल रहे हो ऐसा, क्या मतलब है इसका, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल, जानने की इच्छा और ताज्जुब होता। ताज्जुब का मतलब क्या, आश्चर्यचकित। कुतूहल और अधिक जानने की इच्छा होती है, आश्चर्य और ताज्जुब आश्चर्य होता है। कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। तो उन्हें समझ में नहीं आता तो पहले तो वो एक दूसरे की तरफ देखते और फिर मेरी तरफ देखते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती, तो उनने धरती से है। एक जाट ने उत्तर दिया जो जो पीढ़ियों से किसानी करता है। पीढ़ी क्या है, किसान के पिताजी भी किसान खेती करते होंगे और उनके पिताजी के पिताजी भी खेती करते होंगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चल रहा था, खेती का काम करते आ रहे थे पीढ़ियों से। तो उनने जवाब दिया क्या, कि मतलब क्या है उससे, भारत की धरती से है। तो कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। तो एक बार किसान ने जवाब दिया तो नेहरू जी ने उसी में इतने सारे सवाल पूछ दिए कि भारत माता से किस धरती से मतलब है, उनके गांव की धरती है या जिले की है या सूबे की है या पूरे हिंदुस्तान की धरती से। इस तरह सवाल जवाब करते रहते थे वो, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। तो क्या कहते वो किसान लोग, परेशान हो जाते थे। अंत में नेहरू जी से क्या कहते थे कि आप ही बता दो, जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं उनके जवाब हमें नहीं आते हैं, इसलिए क्या कर दीजिए, आप ही बता दीजिए। तो इसमें भी आप देखिए प्रश्न बनते हैं कुछ। नेहरू जी किसानों से अक्सर क्या प्रश्न पूछते थे और क्यों। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्या प्रश्न पूछते थे वे लोगों से, कि भारत माता का क्या अर्थ है। वह इसलिए कि नेहरू जी जिस भी सभा में या जलसे, सभा का मतलब क्या है, जलसे में जाते थे, वहाँ उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ होता था। यह नारा सुनकर नेहरू जी ने यह प्रश्न किसानों से पूछना इसीलिए आवश्यक समझा क्योंकि वे उन्हें भारत माता का वास्तविक अर्थ समझाना चाहते थे। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर वे लोग भारत माता का क्या अर्थ समझते हैं। इसीलिए वो बार बार प्रश्न पूछते हैं उनसे। तो आपने देखा एक जाट से भी उनने प्रश्न पूछा था, तो इसमें भी प्रश्न आ सकता है आपका। एक जाट किसान ने भारत माता का
क्या अर्थ बतलाया, क्या अर्थ बताया था? किसानों की एक सभा में यही प्रश्न पूछे जाने पर एक जाट किसान ने उन्हें बताया था कि भारत माता का अर्थ भारत की धरती है। फिर अगला प्रश्न बनता है, अक्सर किसान नेहरू जी के प्रश्नों से क्यों ऊब जाते थे? तो हमने अभी देखा कि नेहरू जी एक प्रश्न का उत्तर अगर कोई किसान देता था तो उत्तर में ही अगला प्रश्न बना दिया करते थे। ठीक है। और जैसे हमने देखा था, अक्सर नेहरू जी जलसे में किसानों से भारत माता का अर्थ पूछते थे। जलसे सभा में, मीटिंग में एक जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत की धरती भारत माता है। तब नेहरू जी ने उनसे और भी कई प्रश्न पूछ डाले, जैसे यह धरती कौन सी है जिसे भारत माता कहा जाता है? क्या उनके अपने गांव की धरती अथवा जिले, सूबे या पूरे हिंदुस्तान की धरती? ऐसे गंभीर सवालों को सुनकर गांव के सरल स्वभाव के जो किसान थे वो क्या होने लगते थे? ऊबने लगते थे। जो सभा में सुनने वाले थे वो लोग उनको देखकर ऊबना, ऊबना क्या होता? परेशान हो जाते थे। ऊब कर वे उनसे कहने लगते कि वे ही भारत माता का अर्थ समझा दें। अंत में वे परेशान होकर क्या कहते थे कि आप ही समझा दीजिए हमें भारत माता का अर्थ। आगे देखिए, मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो इसको भी समझ लेते हैं प्रश्न के माध्यम से। तो नेहरू जी किसानों को भारत माता का क्या अर्थ बताते थे? तो क्या अर्थ बताते थे वो भारत माता का, अभी हमने देखा। तो नेहरू जी किसानों को भारत माता का अर्थ समझाते हुए कहते थे, क्या कहते थे? भारत की धरती, इसकी नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत आदि सब ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या भारत माता के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत भारत की धरती, नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के करोड़ों लोग भी भारत माता के अंग हैं। जैसे पहाड़, नदियाँ, खेत इसके अंग हैं, वैसे ही करोड़ों लोग भी भारत माता के अंग हैं। दूसरे शब्दों में भारत की प्रकृति, संपत्ति संपत्ति और यहाँ पर रहने वाले समस्त प्राणी मिलकर भारत माता का स्वरूप रचते हैं। तो उनके कहने का मतलब क्या है? भारत देश के अंदर जो भी प्राकृतिक जीव, मानव, जो जितने भी चीजें आती हैं वे सब क्या है? भारत माता। तो अगला प्रश्न क्या बन सकता है इसमें? क्या सुनकर किसानों की आंखों में चमक आ जाती थी? आंखों में चमक आना क्या है? खुश हो जाते थे, जिन्हें अच्छा लगता था। जो किसानों को क्या क्या सुनकर चमक आती थी उनके आंखों में? कैसे खुश होते थे वो? किस बात से खुश हो जाते थे वो? आंखों में चमक आ जाती थी, उत्सुकता आ जाती थी। तो नेहरू जी किसानों को बताते थे कि जब हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो भारत की नदियों, पहाड़ों, वनों, खेतों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले करोड़ों लोगों की भी जय कहते हैं। तो जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो उसमें भारत में जो भी निवास करते हैं तो उन सभी लोगों की हम लोग क्या करते हैं? जय। तो किसान स्वयं को भारत माता का अंग मानकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। तो उन्हें उस समय एहसास होता था कि हम भी इसी भारत माता के अंश हैं, इसीलिए वो क्या हो जाते थे? प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। साथ ही हैरान भी होते। उनकी आंखों में तब चमक आ जाती थी जब वे यह अनुभव करते थे कि वे खेती करने वाले लोग भी इस महान देश के ही अंग हैं। कब खुश होते थे किसान?
जब उन्हें लगता था कि वो भी इस देश के अंग हैं और उनकी जय जयकार भी हो रही है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे के प्रश्न आप फिर देखते हैं। तो धन्यवाद।